लेट अस सी। सो कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन आंसर? आई होप कि बहुत सारे हो गए होंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 37। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 से होना है। लेट अस सी। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ट बाई रेक्टिलिनियर मोशन? व्हाट इज मीन्ट बाई रेक्टिलिनियर मोशन? क्वेश्चन मार्क। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ examples of rectilinear motion. ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चंस। हियर क्वेश्चन गिवन इज दैट रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन लिखो और उसके बाद दो एग्जांपल्स लिखना है रेक्टिलिनियर मोशन का। यह हमारा क्वेश्चन है। सो लेट अस सी, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? ऐसा कोई भी मोशन जो सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। बात का मतलब समझ गया? और एग्जांपल्स दो पूछा है। तो रनिंग ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी कार जो स्ट्रेट रोड पर जा रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। या फिर कोई भी बॉडी जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। तो खत्म हो गया, ये दो पूछा था। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कोई भी बॉल है, बॉल को ऊंचाई पर से ऐसे नीचे की ओर लुढ़का दो, है ना, रोल करते हुए बॉल जाता है ना, जैसे फुटबॉल है, ऐसे लाती मार दिया तो रोल करते हुए जा रहा है, राइट? तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि सीधे लाइन में जा रहा है। लेकिन दो ही पूछा तो दो ही ना लिखेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। ए मोशन इन ए straight line is called रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, एग्जांपल्स पूछा दो। रनिंग ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, दूसरा हो जाएगा फॉलिंग एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो नीचे की ओर गिर रहा है। इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। सबने इसको लिख लिया है? नहीं लिखा है तो इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं मैं। So now here, the next one, that is the question number 38. What is periodic motion? State two examples of periodic motion. Let us see. State two examples of
पीरियोडिक मोशन isn't it? This is our questions right here. पीरियोडिक मोशन क्या होता है, कहते किसे हैं, और इसका दो एग्जाम्पल्स पूछा है पीरियोडिक मोशन का। सो लेट अस टॉक अबाउट द आंसर फर्स्ट। सबसे पहले आंसर लिख लें, फिर पीछे समझेंगे। An object that repeats their motion at equal interval of time is called पीरियोडिक मोशन, है ना। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, पहला हो गया। दूसरा देखो, पेंडुलम। ठीक, तो इसी के साथ ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो खत्म होता है। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई भी दुनिया का मोशन जो अपने मोशन को रिपीट करता है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे में आपने एक पेंडुलम वॉच में क्या देखे हो कि नीचे की ओर जो ऐसे लगा हुआ होता है पेंडुलम, और उसके नीचे अटैच रहता है बॉल। ठीक है, उस बॉल का काम है कि बार बार इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो यहां था मीन पोजीशन पे, जहां पे नॉर्मल है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन। तो बार बार ऐसे होता है। तो हर एक समय के बाद ये अपना मोशन को रिपीट कर रहा है ना जी। क्यों? क्योंकि यहीं पे आता है फिर जाता है, फिर यहीं पे आता है फिर जाता है, फिर यहीं पे आता है फिर जाता है। तो इस तरह के मोशन जो बार बार अपना मोशन को रिपीट करे उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जिसमें से एक पेंडुलम का एग्जाम्पल खत्म हो गया। दूसरा एग्जाम्पल बताया हमने सेकंड हैंड। आपने रिस्ट पर कलाई पर बांधने वाला वॉच देखा या फिर बॉल वॉच, वो क्या करता है, उसमें 3 तरह का नीडल होता है। एक सेकंड बताता है, दूसरा मिनट और तीसरा आवर बताता है। तो जो सेकंड वाला है वो हर एक, जैसे 12 पर से चला 5 पर गया, 5 सेकंड 2 पर आया, 10 सेकंड 3 पर आया, 15 सेकंड 4 पर, 20 सेकंड, उसी तरह से चलते चला जाएगा 60 सेकंड तक, राइट। तो हर एक 60 सेकंड के बाद जो हमारा सेकंड हैंड का नीडल है वो क्या करता है, अपना मोशन को रिपीट करता है। तो ये भी एग्जांपल्स हो जाएगा किसका, पीरियोडिक मोशन का। खत्म हो गया। ठीक, इसे लिख लीजिए, फिर इसे मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहूंगा। लिख लिया, मिटाए? हैव यू रिटन दिस? बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट। लेट्स इरेज इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में मूव करो ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक और रोटेशनल मोशन। ओके, क्लासिफाई the following as rectilinear, circular, पीरियोडिक और रोटेशनल मोशन। ए बी सी डी दिया हुआ है। ए में देखिए, द मोशन ऑफ plugged string of a guitar a string of a guitar। बी में देखिए, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। The motion of the earth around the sun। The next one, the motion of a cyclist on a straight plain road। अब डी में है, द स्पाइनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द स्पिनिंग of earth on its axis। The motion of the tip of the hand of a clock। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ए बी सी डी ई यह एक अलग अलग क्वेश्चंस है। आपको करना क्या है कि बताना है इन पांचों में से, ए बी सी डी ई में से कौन रेक्टिलिनियर मोशन है, कौन सर्कुलर मोशन है, कौन पीरियोडिक मोशन है और कौन रोटेशनल मोशन है। अब आपको बस ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले ए में चेक करते हैं, द मोशन ऑफ ए प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार।
गिटार में स्ट्रिंग होता है, ठीक, थ्रेड की तरह। वो हो सकता है वो कॉपर का हो, आयरन का हो, लोहा का हो। तो वो जब मोशन करता है ऐसे वाइब्रेट करता है, नहीं तो वो पीरियोडिक मोशन किया ना जी। क्यों? क्योंकि वो बार बार उसका जो स्ट्रिंग है गिटार का वो आगे पीछे होता है, यानी कि अपना मोशन को रिपीट कर रहा था। जो रिपीट करता है अपना मोशन को उसको तो पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो एक आंसर पीरियोडिक मोशन है, ठीक। अब लिख लेगा पहले। बी में देखो, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो यह किस तरह का मोशन करता है? तो सर्कुलर मोशन करता है। क्यों? क्योंकि ये सर्किल में ना घूम रहा है। तो जो ऐसा कोई भी जो सर्किल में घूम रहा है उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। बात समझ में आया? तो लिख लेगा, आंसर है सर्कुलर मोशन। बी का क्या होगा? सर्कुलर मोशन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट वन दैट इज द सी क्वेश्चंस। यहां पे ध्यान दो, द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। साइक्लिस्ट जब एक स्ट्रेट प्लेन रोड में चलाएगा तो वो किस तरह का मोशन करेगा? तो चूंकि स्ट्रेट रोड पर चला रहा है तो जब सीधी लाइन में कोई भी मोशन करे तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं ना। तो सी का आंसर क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर डी, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जब अपने एक्सिस पर घूमता है, ऐसा कोई भी जो अपने एक्सिस पर ही घूम रहा है, यानी कि एक ही जगह पर घूम रहा है, जगह बदल ही नहीं रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे लट्टू देखे, वो लट्टू नचता है अपनी जगह पे ही, है ना, तो वो भी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है, अर्थ भी तो अपनी जगह पर घूमती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? रोटेशनल मोशन का। तो डी का आंसर क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। लिख लेगा इसी चीज को। ठीक है। ई में देखिए, द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ ए क्लॉक। जो घड़ी है उस घड़ी में बहुत सारा टिप होता है, यानी कि निडल होता है, सेकेंड हैंड होता है, फिर मिनट हैंड और आवर हैंड। तो वो किस तरह का मोशन करता है? तो एक तो वो सर्कुलर मोशन भी करता है और पीरियोडिक मोशन भी करता है, लेकिन लिखेंगे क्या? पीरियोडिक मोशन। ई में पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो खत्म होता है। इसको लिख लीजिए, फिर इसे मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करना चाहेगा। लिख लिया है, मिटा दें। Have you written this? Can I erase it?
नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। नेम द टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ए में है ऑन लैंड, बी में है इन वाटर, और सी में दिया हुआ बाई एयर। दो ऐसा ट्रांसपोर्ट का नाम बताओ जो जमीन पर चलता हो, बी में है पानी में चलता हो, सी में है हवा में चलता हो। कोई दो ऐसे ट्रांसपोर्ट का नाम बताना। तो जमीन पर चलने वाला कार हो गया, बस हो गया, दो ही पूछा, दो ही लिखेंगे। और पानी में बोट हो गया, नाव, और शिप, SHIP, शिप मीन्स पानी वाला जहाज। और हवा में एरोप्लेन हो गया, है ना। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर हो गए, हेलीकॉप्टर्स। इसी के साथ ये क्वेश्चन 40 जो है वो खत्म होता है। और इसी के साथ आपका जितना भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था वो सारे के सारे खत्म होते हैं। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होगा, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद हॉट्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर मिटा करके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए। नहीं लिख लिए हो? मिटा सकता हूं मैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चंस राइट हियर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का शुरुआत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। व्हाट इज मींट बाई a standard unit of measurement?
Why is it necessary? Why is it necessary to have a standard units? To have a standard units of measurement Name the SI unit of length. Name the SI unit of length. Write its symbol. Write its symbol. सो देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग हो गया, समझे, और कोई बात है नहीं। सबसे पहले पूछा कि व्हाट इज मीन्ट बाय स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं या फिर आप क्या जानते हो उसके बारे में, ठीक है, एक ही बात है दोनों। व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और हम लोगों को ये क्यों जरूरी है कि एक कोई स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहे, मेजर करने का कोई एक स्टैंडर्ड तरीका रहे, क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है हमारा। नेम द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या है उसको लिखिए, और इसी के साथ जो नाम है, जैसे आपने लिखा ना लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, तो उसको सिंबल क्या है, एम से, स्मॉल लेटर वाला एम, तो वो भी लिखना है। इतना सारा ये क्वेश्चन है, समझे। सो वन बाई वन करके हम लोग सबको देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट से शुरू करते हैं, ठीक है। So let us see. ये देखो पेज नंबर 154 पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का डिफिनीशन, समझे, यहां से लेकर के इस लाइन तक लगे, जो हमने ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक। लिखिए मेरे शब्दों में, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट that have a fixed value and for every one, है ना, शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, फॉर एवरी वन, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एक ऐसा मेजर करने का यूनिट जिसमें जो वैल्यू हमें निकल करके आए वो हर एक व्यक्ति के लिए सेम रहे, बदल ना जाए, उसी को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों है, इसका जरूरत इसलिए है ताकि ये बदल ना जाए, ठीक है, ताकि ये बदल ना जाए, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं रखेंगे तो अलग अलग तरीके से नापेंगे तो मेजरमेंट भी अलग अलग आएगा ना जी। आपने देखा था ना कि वीट, फुट, स्टेप और फुट हैंड, जो भी हो, हैंड स्पैन, राइट। लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके नीचे स्टार लगा करके,
in order to have the same values of the measurement for everyone we need a standard unit of ठीक है, बात क्या मतलब समझ गया? उस वैल्यूज को फिक्स्ड रखें, उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। अभी और क्वेश्चंस है इसी क्वेश्चन में, जरा सा चौक ले ले है ना। क्वेश्चन हमारा है कि मेजरमेंट का लेंथ का एस यूनिट क्या है, तो मीटर है। तो एक लाइन छोड़ के नीचे स्टार लगा करके लिखेंगे, द एस आई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ठीक है, फुल स्टॉप। इसी लाइन में लिख लो कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर वाला एम। चलो खत्म हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो है वो खत्म हो गए। इसे लिख लीजिए, फिर मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मूव करना चाहेगा। लिख लिया है तो मिटाएं, मिटा सकते हैं अब, है ना? क्वेश्चन नंबर 42 देखो, स्टेट द प्रिकॉशंस which should be taken
while using a meter scale. A meter scale to measure the length of an object. To measure length of an object. Like a postcard. मीटर स्केल से किसी भी चीज का लंबाई मेजर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ाया था, आपको याद है? मीटर स्केल के जगह पर सेंटीमीटर वाला स्केल पढ़ाए थे नहीं? कि जब आप कॉपी पर, जिस पर 12 सेंटीमीटर का एक स्केल आता है ना कॉपी पर नापने के लिए जी, तो उसका उपयोग करके आप किस तरह से करेक्ट लाइन को ड्रा कर सकते हैं कॉपी पर, ये हमने आपको सिखाया था। तो वहीं जो 3 पॉइंट हमने लिखाया है आपको, वहीं इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गया ना? तो बारी बारी से लिख लेगा। ठीक है, लिखेंगे कि फ्लोइंग आर the precautions should be taken while using a meter स्केल। ठीक है, मीटर स्केल के यूज करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, द स्केल शुड बी प्लेस्ड parallel to an object। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट का लेंथ आप मेजर कर रहे हैं स्केल के माध्यम से, मदद से, उसके पैरेलली स्केल को रखा जाए, उस ऑब्जेक्ट के पैरेलली में स्केल को रखा जाए। नंबर 1 खत्म हो गया। दूसरा है the eyes should be vertically with that point, with that end point to mark the measurement। जहां तक आपको उस स्केल से मेजर करना है, आप उस पॉइंट के ऊपर आंखें जो है अपना वर्टिकली देखिए, ऐसे एकदम सीधे देखिए। ये भी वर्टिकली ही पता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। तो आंख को ऐसे लिखिए, ऐसे रखिए वर्टिकली। ये ना कि ऐसे तिरछे देखना 30 सेंटीमीटर काटना, नहीं। ये ना कि ऐसे देखना काटना 12 सेंटीमीटर, नहीं, ये भी गलत है। एकदम सीधे, एकदम वर्टिकली रहना चाहिए आंखें मार्क करते समय। ठीक है, तीसरा बात का ध्यान रखना है, लिख लेगा।
if there is damaged 0 mark, then measure from the 1 centimeter. After measurement, we subtract 1 centimeter from them. लेकिन अगर किसी लड़के के पास ऐसा स्केल है जिसका 0 मार्क डैमेज्ड है तो क्या करें? तो 1 सेंटीमीटर से मेजर करना शुरू करो लाइन को। जहां तक मेजरमेंट करना है 1 सेंटीमीटर से लगाओ स्केल को। 10 तक मेजरमेंट करना था, जहां तक पॉइंट है मान लिया जाए 1 से लगाया 10 तक आ गया, ठीक है। तो ये सही नहीं बता रहा है कि 10 सेंटीमीटर नहीं लंबाई है उस लाइन का, क्योंकि आपने 0 से नहीं ना मेजरमेंट किया है, 1 से तो करना शुरू ही किया। तो 1 छोड़ करके मेजरमेंट किया है तब 10 आया है। इसीलिए 10 में से 1 सेंटीमीटर को घटाओ, 9 आया, 9 सेंटीमीटर, ये सही आंसर है। तो उस लाइन्स की लंबाई कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर तक डैमेज रहता हमारा स्केल तो 3 सेंटीमीटर से मेजर करना शुरू ही करते। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर से शुरू किया और 15 सेंटीमीटर तक हमने मेजर किया, तो क्या 15 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है उस लाइन का लेंथ? नहीं। क्या करें? 15 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर घटाओ, कितना आया? 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इसी के साथ ये खत्म हो गया ये क्वेश्चंस, ठीक है। If we have enough time, then we will move in the next questions. Otherwise, we will cover the required questions in the next classes. Isn't it? इसे लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा इसको। लिख लिया जी? मिटाएं? लगभग टाइम भी हो गया। See you soon in the next class. And for that, you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.